बच्चों नमस्कार। आज हमारा कक्षा 8 में इतिहास का एक नया चैप्टर है, व्यापार से साम्राज्य तक। ये इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत में आई। उस समय उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सिर्फ व्यापार और व्यापार से लाभ प्राप्त करना। परंतु भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और यहाँ की जो शासकों की कमियों को उन्होंने ध्यान रखा। उनकी आपसी फूट का फायदा उठाते हुए एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का ऐसा पहला युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को बहुत अधिक मजबूत किया। इसके पश्चात फिर भारत के शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करना चाहा और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और दिल्ली के बादशाह की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों को एक प्रकार से चैलेंज किया। लेकिन उस युद्ध में जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, दुर्भाग्य से भारतीय सेनाएं हार गई और अब भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई दूसरी पावर नहीं थी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से किया था, लेकिन अंततः भारतीय राजाओं की कमियों का लाभ उठाकर भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया। इसी चैप्टर में मैं आपको आज रिक्त स्थान पर ये बताना चाहता हूँ। पहला है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई। प्लासी, जैसे मैंने आपको बताया था, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया और तब से एक अंग्रेजों की जीत की शुरुआत हुई भारत में। दूसरा, हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। ये दोनों मैसूर के शासक थे। कर्नाटक में जो मैसूर है वहां के शासक थे। तीसरा, डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया, राज्य हड़प नीति का। डलहौजी ने विभिन्न कारणों से भारत के राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, जिसमें एक प्रमुख ये कारण था कि जो हिंदू राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी, वो कोई भी बच्चा गोद नहीं ले सकते थे, उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। तो इस प्रकार से डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया। नेक्स्ट है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी। पश्चिम में, जो आज वर्तमान समय में महाराष्ट्र है, वो भारत के पश्चिम में ही पड़ता है। तो मराठा जो रियासतें थी प्रमुख रूप से भारत के पश्चिमी भागों में ही थी। अब इसमें सत्य देखते हैं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। ये गलत है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में कमजोर हो गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमजोर होता चला गया, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जो थे वो मजबूत नहीं थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। बिल्कुल ठीक है, ये महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये गलत है, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, डच भी यहाँ आए थे, पुर्तगाली कंपनी भी थी। तो इस प्रकार से केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करने वाली यूरोपीय कंपनी नहीं थी। ये गलत होगा। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किया। ये गलत है। जहां जहां उन्होंने अपना अधिकार करते चले गए, वहां वहां उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था लागू कर दी। मुर्शीद कुली खान बंगाल का नवाब था। बिल्कुल सही है, मुर्शीद कुली खान बंगाल का नवाब था। अब इसमें हम सही जोड़े देखते हैं। दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दीवानी था, क्योंकि जब प्लासी के युद्ध के बाद पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो राजस्व था, कर, भू राजस्व जिसे कहते थे, वो अंग्रेजों को सौंप दी गई। तो उसे उस समय दीवानी बोला जाता था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था, क्योंकि ये मैसूर के शासक थे। रानी चेन्नम्मा, ये कर्नाटक में कित्तूर जगह पड़ती है। तो रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उनका डटकर मुकाबला किया था। सिपाही, इंग्लिश में सिपाही को सिपाही बोला जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स एक तरीके से बंगाल का
पहला गवर्नर जनरल, इसे हम भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप से वॉरेन हस्टिंग जो था वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। आज के चैप्टर में बस आप लोगों के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे इस काम को बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।